जंक फूड जो है अक्सर रिफाइंड फ्लावर से बनता है, मैदा। ओके, रिफाइंड फ्लावर, रिफाइंड सॉल्ट, रिफाइंड शुगर, आर्टिफिशियल स्वीटनेस। जंक की क्रेविंग इसीलिए आ रही है क्योंकि आपके पेट में बैड बैक्टीरिया ज़्यादा एक्टिव है। तो आप बैड बैक्टीरिया को शांत करने के लिए पहले डीवर्मिंग मेडिसिन लीजिए, जैसे पंपकिन सीड्स है, पपाया के सीड्स है, क्यूकम्बर के सीड्स है। आपके बॉसेस भी ऐसे होने चाहिए जो आपको कहे कि पहले खाना खा लीजिए शांति से, फिर हम काम पे लगेंगे और पूरे प्रोडक्टिविटी फोकस के साथ काम करेंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा कब्ज हो रहा है तो आप 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच घी डाल के सुबह उसका सेवन करें और रात को सोते वक्त उसका सेवन वापस करें, या दूध में घी डाल के सेवन करें रात को। ब्लोटिंग अगर आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप जीरा, सौंफ, अक्खा धनिया 2-2 चम्मच और फिर थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा इलायची 2 लीटर पानी में डाल के अच्छे से उबाल के उसको छान के पूरा दिन उसका सेवन करें अगले 7 से 14 दिन तक। इससे ब्लोटिंग, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम कम हो जाएगी। शहद जो है बहुत ही एक अब्यूज्ड प्रोडक्ट हो गया है हर चीज़ में, टी और कॉफ़ी और कुकीज़, केक्स में आजकल हनी डालने लगे लोगों को लगता है कि ये ज़्यादा हेल्थी है। इट्स द एग्जैक्ट ऑपोजिट। केवल 2 सब्जी ऐसी है जो उसको कच्चा खा सकते हैं, वो है एक गाजर एंड दूसरी है खीरा। हाय, हेलो, नमस्ते, वेलकम टू एनवीटी और मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त नेहा उपाध्याय। आज हम एक ऐसा सेगमेंट लेकर आ गए हैं जिसका नाम है आयुर्वेदा है ना। एक ऐसा सेगमेंट जहां बात होगी आयुर्वेदा की, लाइफस्टाइल की, और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आयुर्वेदा आपकी जो ओवरऑल लाइफ है, जो आपकी ओवरऑल हेल्थ है, उसको कैसे अफेक्ट करता है। और जब इतना इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इतना इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, ऐसे में हमारे साथ कोई एक्सपर्ट ना हो, नॉट पॉसिबल। सो टुडे वी हैव डॉक्टर डिम्पल। डॉक्टर डिम्पल, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, नेहा। एक्चुअली डॉक्टर डिम्पल, आपके इंट्रोडक्शन की तो मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आयुर्वेदा से जुड़ा है या फिर आपकी वीडियोस देखता है तो वो सब आपको जानते हैं, बट स्टिल मैं बता देती हूँ। डॉक्टर डिम्पल गट हेल्थ और आयुर्वेदा कोच हैं और बहुत सारे सेलेब्स हैं जिन्हें आपने आयुर्वेदा जो है इंट्रोड्यूस किया है। सो वंस अगेन वेलकम टू एनवीटी। थैंक यू सो मच। सो डॉक्टर डिम्पल, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर हमें बात करना है। ऑडियंस भी लगातार हमें बहुत सारी अपनी पुरानी वीडियोस में बोल रही थी कि हमें आयुर्वेदा के बारे में जानना है। सो मैं ये चाहूँगी कि आप एक बार हमारी ऑडियंस को एज अ एक्सपर्ट ये बता दीजिए, ये समझा दीजिए कि व्हाट इज़ आयुर्वेदा ऑल अबाउट एंड इसका क्रक्स क्या है, ये मेन चीज़ें इसकी क्या है। आप सबने लाइफस्टाइल मेडिसिन के बारे में सुना होगा। सो ये जो चीज़ है ना, हार्वर्ड से निकली है। इसके 6 पिलर्स होते हैं। आप अपने डाइट पे फोकस करो, स्लीप पे, एक्सरसाइज, स्ट्रेस, गेट अवे फ्रॉम एडिक्शन एंड बिल्ड सोशल कनेक्शंस, राइट। लॉन्जिविटी के बारे में, ब्लू जोन्स के बारे में भी आपने सुना होगा। ये सारी चीज़ें अभी रीसेंट है। आयुर्वेदा जो इससे भी बहुत पुरानी है और इसके पहले ही ये सारी चीज़ें आयुर्वेदा में बताई गई थी। आयुर्वेदा का मतलब है आयु प्लस वेदा। आयु मीन्स लाइफ, वेदा मीन्स नॉलेज। तो आयुर्वेदा जो है इट्स अ साइंस ऑफ लाइफ, द नॉलेज ऑफ लाइफ दैट टीचेस यू हाउ टू लिव अ हेल्थी एंड अ हैप्पी लाइफ, ताकि आप अपनी जिंदगी की मनोकामनाएं पूरी कर सके, एक लंबी जिंदगी, एक लंबी आयुष स्वास्थ्य के साथ जी सके। ये जो है एक पर्सनलाइज साइंस है। इट्स नॉट अ वन साइज फिट्स ऑल। मतलब एक ही एंटीबायोटिक या एक ही स्टेरॉयड या एक ही वैक्सीन सबको नहीं दिया जाता है। आयुर्वेद जो है आपके शरीर के हिसाब से दिया जाता है। आपकी उम्र क्या है, आपकी जो प्रकृति क्या है, विकृति क्या है, आपके शरीर में क्या प्रक्रिया है, क्या बीमारियां है, आपके पूर्वजों के शरीर में क्या बीमारी थी, आपके माता पिता के शरीर में क्या बीमारियां है, आप किस शहर में रह रहे हो, कैसे तरीके का वातावरण है वहाँ पे, कौन सा मौसम है, ये सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ के फिर आयुर्वेदिक डाइट और मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब किया जाता है। एंड अगेन आयुर्वेद में कई सारे लेवल्स होते हैं। आप सबसे बेस्ट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल और डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो आपको ट्रीटमेंट का रिजल्ट भी मिलेगा। आप डेफिनेट, डिफाइंड, रजिस्टर्ड मेडिसिन ही इस्तेमाल करें। सो लाइक यू मेंशन्ड अर्लियर कि ये जो आयुर्वेदा है वो एक तरह से लाइफ साइंस है। सो जब हम लाइफ साइंस की बात करते हैं तो हमारी बॉडी भी आती है और बॉडी को चलाने के लिए ज़रूरत है खाने की। सो आयुर्वेदा में जो डाइट है एक इंसान का, वो कितना इंपॉर्टेंट है, और साथ ही हमें ये भी बताइए कि आपकी थाली में किस तरह का खाना होना चाहिए, पोर्शन क्या क्या होना चाहिए और क्या कुछ है जो आपको बिल्कुल अवॉइड ही करना है। एक बहुत पुरानी कहावत है, आयुर्वेद में भी है और ग्रीक फिलॉसफी में भी है। ये 5000 पुरानी कहावत है। इफ फूड इज राइट देयर इज नो नीड फॉर मेडिसिन। अगर आपका आहार सही है तो आपको दवाइयों की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका आहार गलत है तो दवाई किसी काम का नहीं है, वो असर नहीं दिखाएगा, आप कितनी भी दवाई ले लो।
आयुर्वेद में 3 पिलर्स है हेल्थ के, स्वास्थ्य के 3 मेन पिलर्स होते हैं। नंबर 1 इज न्यूट्रिशन, आपका आहार। नंबर 2 स्लीप, निद्रा, नींद कितनी अच्छी आती है आपकी। और तीसरा है एक्सरसाइज। ओके और कुछ आयुर्वेदिक किताबों में उसको ब्रह्मचार्य भी कहा जाता है, सेलिबसी या डिसिप्लिन भी कह सकते हैं आप उसको। न्यूट्रिशन, स्लीप एंड एक्सरसाइज, दीज आर द 3 पिलर्स। न्यूट्रिशन जो है बहुत ही अहम जगह लेता है। अगर आपका आहार सही है तो आप एकदम स्वस्थ रहेंगे। ओके सो आपने अभी बात की आहार की और साथ में आपने एक्सरसाइज की बात भी की और जो स्लीप स्केड्यूल है उसकी भी बात की। देखिए तीनों चीज़ों पर हम बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं, बहुत एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम स्लीप स्केड्यूल की ही बात करेंगे क्योंकि डाइट की हमने बात कर ली। अब इसकी बारी है क्योंकि इतनी बिजी लाइफ हो गई है, आप शिफ्ट में काम कर रहे हैं। मान लीजिए मेरी शिफ्ट 12 बजे से शुरू हो रही है तो रात के 9-10 बजे तक मेरी शिफ्ट चलती है, फिर मैं घर जा रही हूँ तो थोड़ा सा डिस्टेंस में है तो मैं लेट पहुँच रही हूँ, फिर लेट खाना खा रही हूँ और लेट खाना खाने के बाद आप जाते ही सो नहीं सकते। एक जो वो फ़ोन वाली हैबिट हो गई उस वजह से तो जो हमारा स्लीपिंग पैटर्न है बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। सो ऐसे में आप जो एक बेहतरीन एक सोने का वो कहते हैं ना कि टाइमिंग और जो एक तरीका है वो एक बार हमारे दर्शकों को बता दीजिए। इसको ना आयुर्वेद में दिनचर्या कहते हैं। दिनचर्या यानी डेली रिचुअल्स। ओके तो या तो आप उसको एब्सोल्यूट ट्रांसलेशन देख सकते हैं या रफ ट्रांसलेशन में बताती हूँ। दिनचर्या में कई सारे रिचुअल्स बताए गए हैं जो आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है। कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब पानी पीना चाहिए और कब अभ्यंगम करना चाहिए या डिटॉक्सिफिकेशन करना चाहिए, ये सारी चीजें दिनचर्या में कहा गया है। मॉडर्न साइंस में इसको सर्केडियन रिदम, रफ ट्रांसलेशन बता रही हूँ मैं, इसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है ये। दिनचर्या यानी डेली रिचुअल्स। इन वेस्टर्न मेडिसिन इसका जो क्लोजेस्ट कंपैरिजन है वो है सर्केडियन रिदम। सर्केडियन रिदम मतलब आपका जो अंदर का बॉडी क्लॉक है उसको आपको सिंक करना है नेचर के साथ। आपको नेचर के साथ ही उठना है, नेचर के साथ ही डलना है। ओके सो राइज विद द सन, सेट विद द सन। ओके एंड जैसे ही सूरज उगने लगता है आपके शरीर में जो मेटाबॉलिक फायर है, जो पचान की शक्ति है, डाइजेस्टिव फायर है, उसको जागरण अग्नि कहते हैं, वो भी उठने लगता है। तो सुबह आप छोटा नाश्ता करें एंड जब दोपहर के टाइम में जागरण अग्नि स्ट्रांग होती है उस समय में सूरज भी स्ट्रांग है, इसीलिए हमारी जागरण अग्नि स्ट्रांग है, उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। उस वक्त आप सबसे बड़ा भोजन का आहार करें, बिगेस्ट लंच। एंड फिर जब सूरज डलने लगे तो आप छोटा सा मील खाए, रात्रि भोजन का त्याग करें और 16 घंटे का इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है ये भी आयुर्वेद से ही निकला है, इसको रात्रि भोजन का त्याग कहते हैं। ओके तो रात के समय हमें आहार का क्या बोलते हैं, आहार नहीं करना चाहिए। यू शुडंट बी ईटिंग फूड एट ऑल, सॉलिड फूड्स। आपको भूख लग रही है तो एक ग्लास दूध पी लीजिए हल्दी के साथ या घी के साथ अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, या मखाना खा सकते हो आप, थोड़ा सा डेट्स या प्रून्स, लेकिन भर पेट आप खाना नहीं खा सकते सूर्यास्त के बाद। ये छोटी सी चीज़ें आप जो फॉलो कर सकते हो। और ट्राई टू स्लीप बाय 10 o'clock, 10 बजे तक आपको सोना ही है। ये जो स्क्रॉलिंग वाली जो नई आदत आई है ये बहुत ही बुरा एडिक्शन है। कोकेन की तरह, ड्रग्स की तरह हमारे दिमाग में ये एक नेगेटिव असर करता है। स्क्रॉलिंग की वजह से क्या हो रहा है, हमारे दिमाग में डोपामिन हिट्स आ रहे हैं, तो हमें सिंपल प्लेजर्स मिल रहे हैं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल रहा है, उसकी वजह से हमें एडिक्शन हो रहा है। और फिर जब हम बंद कर दे तो हमारा डोपामिन ड्रॉप होता है, तो हमें डिप्रेशन सी फीलिंग आती है, एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होती है, हम दिन भर दूसरों की अपडेट्स देख रहे हैं कि क्या कर रहा है वो एंड ऑल दैट। 8 o'clock 9 o'clock तक आपको इलेक्ट्रॉनिक्स बंद करने हैं, ब्लू लाइट नहीं कंज्यूम करना है आंखों से, क्योंकि ब्लू लाइट जो टीवी, मोबाइल फोन, लैपटॉप से आता है वो ब्लू लाइट आपकी आंखों को और आपके दिमाग को खराब करता है, क्योंकि आपके दिमाग में एक मेलाटोनिन करके एक हार्मोन होता है। That melatonin hormone controls your sleep and waking cycles. कब आपको सोना चाहिए, कब आपको उठना चाहिए, वो मेलाटोनिन कंट्रोल करता है। Now that melatonin is not getting formed क्योंकि आप अपने दिमाग और आंखों को ये धोखा दे रहे हो कि ये दिन है मोबाइल स्क्रीन देख के, तो इसलिए आपका दिमाग बंद नहीं हो पा रहा है। फिर आप जब बहुत लेट तक सोते हो तो आपके लिवर और किडनीज पे भी असर पड़ता है, क्योंकि वो डिटॉक्सिफाई नहीं कर पा रहा है। लिवर और किडनीज जो है आपके सबसे बड़े डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन्स हैं, तो उनको थोड़ा रेस्ट भी चाहिए। आप दिन भर अगर जगे रहेंगे, खाते रहेंगे, पीते रहेंगे, तो लिवर और किडनी पे सबसे ज़्यादा असर पड़ता है, पेट पे असर पड़ता है, इंटेस्टाइन्स पे असर पड़ता है, इसको गट कहते हैं हम। तो करीबन 10 बजे तक तो आपको सोना ही है, तो 9 बजे आप लाइट्स ऑफ कर दीजिए, किताब पढ़ने की कोशिश करिए, एक छोटा सा रीडिंग लैम्प रख के, तो क्या आपके आंखों को भी थोड़ा सा आराम मिलेगा और तुरंत आपको नींद आएगी। ये चीज़ अगर आप कर लेंगे तो सबसे अच्छा होगा। और सूर्योदय के 45 मिनट्स पहले उठने की कोशिश करें। जो इंसान ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वो इंसान सबसे आगे जाता है जिंदगी में,
सबसे तेज भागता है। तो आप भी कोशिश करें। डिम्पल, आपने उन लोगों के लिए तो बता दिया जो नॉर्मल लाइफस्टाइल फॉलो करें, बट जैसे हम लोगों का है, हम जर्नलिज्म मीडिया के हैं हम लोग, तो हमारी जो शिफ्ट है वो बहुत अब्रप्ट है। हम चाह कर भी इस तरह का रूटीन फॉलो कर ही नहीं पा रहे हैं। करेक्ट। सो हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हम तो 10 बजे छूट रहे हैं यहाँ से, फिर भी बहुत सारे अपडेट्स आते हैं, कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई तो आपको तो फाइल करनी ही है वो चीज़ें, तो उससे हम कैसे डील करें? आई डू मीट अ लॉट ऑफ पीपल, यू नो, जैसे नर्सेज है, बहुत सारे नर्सेज correct. आते हैं हमारे क्लिनिक में कि हमारा तो नाइट शिफ्ट है, हम क्या करें। एंड यू नो, बेचारे सेवा में इतना जुड़ गए कि वो अपने शरीर का ख्याल नहीं रख पा रहे, और सबसे पहले वही बीमार पड़ते हैं। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, अगर आपका लेट नाइट शिफ्ट है तो फिर भी आप सूर्योदय और सूर्यास्त के हिसाब से खाना खाने की कोशिश करें। ओके, तो अगर समझिए आप यू नो लेट सो रहे हैं और लेट उठ रहे हैं, 7-8 बजे भी उठ रहे हैं, तो आप तुरंत गर्म पानी का सेवन करें, फिर फल का सेवन करें, फिर वेजिटेबल जूस ले सकते हो, आप नट्स ले सकते हो, यानी यू नो काजू किशमिश वगैरह। आप 11-12 बजे तक हल्का खाएं, फिर 2 बजे आप भारी आहार लें। ओके, और फिर 4-5 बजे आप छोटा सा स्नैक लीजिए, फल का सेवन करें उस वक्त, तो आपके शरीर में एनर्जी बनी रहेगी। चाय और कॉफ़ी के बदले अगर आप फल खाएंगे, सेब खाएंगे, तो वो सबसे बेस्ट है। फिर इसके बाद आप डिनर ऑफिस में ही करें। ऐसे नहीं कि ऑफिस 10 बजे से यू नो आप घर पहुंचते पहुंचते 11 बज गए, फिर उसके बाद आपने खाना खाया, वैसे ना करें। आप ऑफिस में खाना खाएं 7 और 8 बजे के बीच में, और उसके बाद अपना काम फिनिश करिए, और घर आने के बाद सिर्फ आप सीधा फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे और सोने की तैयारी करेंगे। इससे क्या होगा, आपकी पचान की शक्ति स्ट्रांग रहेगी। आपका जो लास्ट मील है सोने के 3 घंटे पहले होना चाहिए। डॉक्टर डिम्पल, जैसे हमने इस तरह की चीज़ें ना घर पे प्रैक्टिस करना बहुत कोशिश की कि हम ऐसा करें, तो जब घर में आप पेरेंट्स को बोलते हो कि यार मम्मी रात को ज़्यादा नहीं खाएंगे, कम ही खाएंगे, क्योंकि हमें सुबह तक बहुत हेल्दी रहना, अच्छे से उठना है, तो उनका ये कहना होता है कि यार अगर रात को नहीं अच्छे से खाओगे तो सुबह एनर्जी नहीं मिलेगी, फिर सुबह उठ ही नहीं पाओगे, और फिर काम नहीं होगा, पूरा दिन बर्बाद। तो फिर वो ये कैसे? तो फिर वो आपका काम है कि उनको समझाना। करेक्ट। When you have the truth in front of you, जब आपको पता है रात्रि भोजन राक्षस भोजन है, उससे बीमारियां फैलती है, उससे पचान की शक्ति वीक होती है, और उससे इम्यूनिटी वीक होती है, तो ये चीज़ अपने बड़े बुजुर्गों को समझाने का काम आपका है। और जो बड़े बुजुर्ग है, लेट मी टेल यू, पिछले ज़माने में कभी भी रात्रि भोजन नहीं करते थे। वो लाड प्यार से शायद कह रहे, उनको समझाना आपका काम है कि आज के बाद मेरा लंच और डिनर दोनों साथ में पैक कर दीजिए। मैं ऑफिस में लंच और डिनर कर लूँगा या कर लूँगी, और नाश्ता हम साथ में बैठ कर करेंगे। अगर आप नाश्ते के टाइम सही से क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं अपने फैमिली के साथ, तो वो ये सारी चीज़ें कभी नहीं बताएंगे। नाश्ते के टाइम आप भागेंगे इधर उधर क्योंकि आप लेट उठे, तो उनके मन में यही रहेगा कि आपने खाना नहीं खाया। तो आपको अपना लाइफस्टाइल खुद अपने मन से चेंज करना है और उनको इंस्पायर करना है कि ये सही रास्ता है। डॉक्टर, जब हम खान पान की बात कर रहे हैं, तो अभी क्या हो गया है कि डाइनिंग टेबल वाला एक फैशन हो गया है कि आपको डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना है, बहुत अच्छे से सिविलाइज्ड वे में खाना है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ना मुझे एक वीडियो दिखी जहाँ पर बोला कि आपको नीचे बैठकर ज़मीन पे खाना चाहिए, उससे आपका डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है। तो क्या इसमें कुछ सच्चाई है? एब्सोल्युटली। जब हम चेयर पे बैठते हैं, बहुत आराम से ऐसे लीन बैक करके बैठते हैं, यू नो, तो हमारे जो पेट के मसल्स भी लूज हो जाते हैं। जब हम नीचे बैठ के खाना खाते हैं, उसको कहते हैं हम सुखासन। सुखासन यानी सुख मिलता है उससे, उस आसन से। जब आप सुखासन पे बैठते हो तो आप ज़्यादा खा ही नहीं सकते क्योंकि नीचे थोड़ा प्रेशर पड़ रहा है। ओके, तो आपका पेट जो है 80% ही खाना ले पाएगा, लेकिन आप जब चेयर पे बैठते हो तो आप 100% से भी ज़्यादा खाना खा लेते हैं और फिर आपका पेट ऐसे फूलने लगता है, उससे इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, गैसेस होने लगता है। आप नीचे बैठ के जब खाना खाते हैं ना, तो आप ऐसे सामने से यू आर कॉन्स्टेंटली ऑसिलेटिंग, आगे पीछे आप ऐसे जा रहे हो, उसकी वजह से भी डाइजेशन इंप्रूव होता है। जब आप नीचे बैठते हो तो यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन कम होता है, सारा खून जो है पेट की तरफ आता है ताकि आपका डाइजेशन स्ट्रांग हो। और आप जब हाथ से खाना खाते हो आगे पीछे होकर ऐसे ऑसिलेटिंग मूवमेंट में, तो इससे आपका डाइजेशन भी और स्ट्रांग होता है, बिकॉज हाथ से खाने से आपके सेंसेस को इंफॉर्मेशन मिलता है कि कौन से तरीके का आहार आपके पेट में जा रहा है, क्या ये गर्म है या ठंडा है या सॉफ्ट है या हार्ड है या ग्रीसी है या ड्राई है। ये इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचता है और ब्रेन आपके गट को मैसेज भेजता है कि इस तरीके का आहार आप खा रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपके गट में डाइजेस्टिव जूसेस बनता है। डाइजेस्टिव जूसेस आर नॉट द सेम फॉर अ मैंगो और फॉर अ पराठा। दोनों के लिए डाइजेशन अलग होता है, दोनों की जागरण अग्नि अलग तरीके से बढ़ती है या बनती है। तो इसके हिसाब से आप जितना जमीन पर बैठकर खाने का सेवन करेंगे, उतना अच्छा आपका हेल्थ रहेगा, उतना अच्छा आपका डाइजेशन भी।
डॉक्टर डिम्पल, जब हम खाने पीने की बात कर रहे हैं, डाइजेशन की बात कर रहे हैं ना, तो एक वर्ड बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। हर कोई बात कर रहा है माइंडफुल ईटिंग की। हर कोई इसके बारे में जानना चाह रहा है। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें भी बोल रहे हैं। बट आप अगर बहुत ईज़ी लैंग्वेज में हमें समझा पाएँ कि माइंडफुल ईटिंग क्या है और कौन सी चीज़ें हमें बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। माइंडफुल ईटिंग क्या है, जो आजकल बहुत पॉपुलर हो गया है, इट्स थैंक्स टू द जापानीज कल्चर, वहाँ पे लॉन्जिविटी सबसे ज़्यादा होता है। 100 ईयर्स ओल्ड के उम्र के लोग ज़्यादा रहते हैं। जापान में, स्पेन में, इटली में, इंडिया में भी कुछ जगह है ऐसे। यहाँ पे लॉन्जिविटी जोन में कहा गया है माइंडफुल ईटिंग, ईट 80% ऑफ योर एपेटाइट, ईट ओनली व्हेन यू आर हंग्री। तभी खाना खाओ जब आपको भूख है। ऐसे नहीं कि लंच पीरियड आ गया, लंच ब्रेक आ गया इसलिए लंच कर लिया, ऐसे नहीं। भूख नहीं है तो खाने का सेवन ना करें। और 80% ऑफ योर एपेटाइट यानी 20% आपने जगह खुला छोड़ा है डाइजेस्टिव जूसेस के लिए और एयर के लिए, ताकि वो खाना गोल गोल घूमे और पचान की शक्ति बढ़े और उससे एनर्जी आए, है ना। लेकिन अगर आपने पूरा खाना खाया 100%, मिक्सी पूरा भर लिया तो मिक्सी नहीं चलेगा, ब्लेंडर नहीं चलेगा। उसी तरह आपका पेट भी पत्थर की तरह हार्ड हो जाएगा, वो खाने को पचा नहीं पाएगा। खाना खाने के बाद उठ के आप 100 स्टेप्स चले, वॉक एटलीस्ट 100 स्टेप्स। इससे क्या है, ब्लेंडर जैसे चलता है वैसे ही आपका पेट लेग मूवमेंट की वजह से चलने लगता है। द डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट्स, द चर्निंग ऑफ द फूड स्टार्ट्स। ओके, और खाना खाते वक्त आप इन चीज़ों का ध्यान रखें कि आप मोबाइल फ़ोन यूज़ ना करें, टीवी ना देखें, लैपटॉप पे ना देखें, क्योंकि अगर आप खाने पे फोकस करेंगे तो आपका ब्रेन भी डाइजेशन पे फोकस कर सकता है। एंड यूज़ योर हैंड्स, डोंट गल्प वाटर वाइल ईटिंग। जल्दी जल्दी पानी ना पिए, जल्दी जल्दी खाना ना खाए। 32 बार खाने को चबा कर फिर उसको स्वॉलो करें। बीच में अगर पानी पीना है तो 2 से 3 सिप्स आप ले सकते हो, आधा ग्लास। लेकिन पानी का सेवन आधा घंटे पहले, भोजन के पहले या भोजन के आधा घंटे बाद का सेवन करें, ताकि उससे क्या आपके पेट के डाइजेस्टिव जूसेस डाइल्यूट ना हो। इसको कहते हैं माइंडफुल ईटिंग। ध्यान दे कि आप क्या खा रहे हो और इंग्रेडिएंट्स पे ध्यान दीजिए कि ये इंग्रेडिएंट्स आपके लिए सही है या नहीं। इज दिस कंट्रीब्यूटिंग टू योर हेल्थ or is this contributing to your disease? Unmindful eating is, eating a big burger or a pizza, unmindfully eating lots of bread and junk food. Mindful eating एक सात्विक तरीका है, आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है ये। माइंडफुल ईटिंग की बात की डॉक्टर आपने, तो या आपने यहाँ पर बर्गर और पिज्ज़ा का जिक्र किया। सो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार हफ्ते में एक आध बार हो गया तो क्या बड़ी बात है, ठीक है ना, इतना तो पच ही जाएगा। सो आपको क्या लगता है इसका पोर्शन, अगर कोई करना चाहे इसका सेवन, जंक फूड खाना चाहे, बहुत क्रेविंग है, तो किस पोर्शन में इसको लेना चाहिए और कितने दिन का गैप होना चाहिए? पहले ये समझ लेना चाहिए कि जंक फूड खाने के बाद पेट में क्या होता है। अगर आपके पास एक कैमरा होता जो अंदर जा सकता है तो आपको पता चलेगा जंक फूड जो है अक्सर रिफाइंड फ्लावर से बनता है, मैदा। ओके, रिफाइंड फ्लावर, रिफाइंड सॉल्ट, रिफाइंड शुगर, आर्टिफिशियल स्वीटनेस। हार्वर्ड में भी ये कहा गया है, स्टैनफोर्ड में भी ये कहा गया है कि आर्टिफिशियल स्वीटनेस से शरीर में गट माइक्रोब्स चेंज हो जाते हैं। जो आपके पेट में अच्छी बैक्टीरिया है उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। उसकी वजह से मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने लगता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होने लगते हैं। दूसरी बात है एमल्सिफायर्स। एमल्सिफायर्स यानी आपके आइसक्रीम्स में, आपके डिजर्ट्स में आते हैं, वो एक क्रीमी टेक्सचर देता है। उसकी वजह से शरीर में सूजन यानी इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। और तीसरी बात है आपका मैदा, रिफाइंड फ्लावर। मैदा अगर आप पानी से मिक्स करके थोड़ा सा गर्म कर देंगे तो वो एक स्टिकी ग्लू सब्सटेंस की तरह बन जाता है। वो एकदम इंटेस्टाइन्स के साथ जाके चिपक जाता है और 5 से 7 दिन लगता है उसको निकलने में। 5 से 7 दिन तक वो अंदर पेट में बैठकर सड़ता रहता है। इट रिलीजेस ब्लोटिंग, गैस, फ्लैटुलेंस, इट्स पुट्रीफाइंग। वहाँ पे गंदी बैक्टीरिया इकट्ठा हो रही है और जो आप फ्रेश फूड खा रहे हो अगले 7 दिन, फ्रूट्स और वेजिटेबल, वो भी उसके साथ जाके चिपक के वो गंदी बैक्टीरिया पैदा करती है। जब भी आप जंक फूड खाते हो तो रिमेंबर, आपका जो हेल्थी ईटिंग आपने पिछले 6 दिन तक किया था वो पूरा रिवर्स हो चुका है। 1 bad meal can reverse the good effects of 6 good meals, 6 days of good eating किया। तो अगर आप जंक खा रहे हो तो ये बार बार अगर आप अपने आप को याद दिलाएंगे तो आपको खुद को मन नहीं करेगा जंक खाने का। कभी कभार खा लिया तो ठीक है, बट जंक की क्रेविंग इसीलिए आ रही है क्योंकि आपके पेट में बैड बैक्टीरिया ज़्यादा एक्टिव है। तो आप बैड बैक्टीरिया को शांत करने के लिए पहले डीवर्मिंग मेडिसिन लीजिए, जैसे पम्पकिन सीड्स है, पपाया के सीड्स है, क्यूकम्बर के सीड्स है, करेला की सब्जी है। इससे क्या डीवर्मिंग होता है, बैड बैक्टीरिया निकलने लगते हैं, तो आपको जंक फूड की क्रेविंग भी कम हो जाएगी।
डॉक्टर, आपने जब अभी हम माइंडफुल ईटिंग की बात कर रहे थे तो आपने बोला था कि 32 टाइम्स हमें च्यू करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग हैं अगर आप उनके साथ खाना खा रहे हैं, आप थोड़ा स्लो खाते हैं, आराम से चबा के खाते हैं, तो सामने वाले इंसान को बहुत इरिटेशन होती है। वो बोलते हैं कि यार जल्दी जल्दी क्यों नहीं खा रहे हो, इतना स्लो हो तुम। तो प्लीज़ एक बार उनको समझा दीजिए कि इसका बेनिफिट क्या है, धीरे धीरे खाने का क्या फ़ायदा है। हाँ, पहले तो अच्छी संगति रखिए, ऐसे लोगों के साथ ना बैठिए जो आपको ऐसे हरी बरी में खाना खाने को कहते हैं, बिकॉज उनकी संगति में रहकर आपका स्वास्थ्य ना बिगड़े। ओके, एंड संगति का बहुत असर पड़ता है। अगर आपका प्योर प्रेशर है तो अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब की आदत भी लग सकती है। पहले संगति को सही रखिए, इन लोगों के साथ उठ बैठ करिए जो आपको अच्छी शिक्षा दे, जो आपको कहे कि यार पहले हेल्थ पे ध्यान दीजिए। आपके बॉसेस भी ऐसे होने चाहिए जो आपको कहे कि पहले खाना खा लीजिए शांति से, फिर हम काम पे लगेंगे और पूरे प्रोडक्टिविटी फोकस के साथ काम करेंगे। मेरे क्लिनिक में एक रूल है कि अगर आप खाना खा रहे हो, कोई भी आपको बुलाए तो आप जगह से नहीं उठोगे, वहीं से आप बोलोगे कि मैं खाना खा रही हूँ। खाना खाते वक्त किसी और चीज पे ध्यान ना दे। खाना जब आप चबाते हो तो मुंह में डाइजेस्टिव एंजाइम्स यानी सलाइवा पैदा होती है। ओके, जब आप 32 बार चबाते हो तो उतना सलाइवा बनता है आपके मुंह में। डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ। आपकी पचान की शक्ति मुंह से शुरू होता है। मुंह में काफी सारे गट माइक्रोब्स होते हैं, फिर जब वो पेट में जाता है तब जाके आपका खाना पचता है। लेकिन अगर आप ऐसे ही स्वॉलो करते रहेंगे, वो पत्थर जैसा खाना पेट में जाके फंस जाता है, उसमें कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं है, कोई सलाइवा नहीं है। फिर आपको जो है, आपका पेट जो है उसको डबल मेहनत करनी पड़ रही है, डबल डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस करने पड़े, डबल स्टमक एसिड्स प्रोड्यूस करना पड़ रहा है उसको पचाने में। इसकी वजह से एसिडिटी, ब्लोटिंग, बर्निंग सेंसेशन, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज जैसी बीमारियां हो सकती है। तो आप माइंडफुल ईटिंग करिए ताकि कल को आपको कोई भारी रकम ना चुकाना पड़े हेल्थ को लेके। यानी कि हमारा जो गट हेल्थ है वो बहुत स्ट्रांग रहना चाहिए। Absolutely, gut should your gut should be your absolute priority. Your gut health controls your mental health, emotional health and your physical health. सो डॉक्टर, इतना ज़रूरी है जो हमारा गट हेल्थ है, सो ऐसे में हम कैसे पहचानें कि जो हमारा गट है वो हेल्दी है या फिर कुछ गड़बड़ है, और हमें कब लगना चाहिए कि अब तो हमें शायद डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, बहुत गड़बड़ हो गई है? देखिए, अगर आपको क्रॉनिक सिम्टम्स हो रहे हैं, क्रॉनिक किसको कहते हैं? अगर कोई भी सिम्टम आपके शरीर में 14 दिन से ज़्यादा है तो उसको कहते हैं क्रॉनिक। समझो आपको 14 दिन से ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की प्रॉब्लम हो रही है, IBS की प्रॉब्लम यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन ऑफ वेस्ट यानी पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा है, या आपको ब्लोटिंग, इंडाइजेशन, एसिडिटी, बर्निंग सेंसेशन, गर्ड, रिफ्लक्स, अगर एक बार हो रहा है तो ठीक है। लेकिन अगर लगातार 14 दिन से ज़्यादा हुआ है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाके आपको पहले समझना चाहिए कि कहाँ आपकी गलतियाँ हो रही है। क्या आप लेट खाना खा रहे हो, बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हो, जंक फूड ज़्यादा खा रहे हो, चबा के खाना नहीं खा रहे हो, स्ट्रेस आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा है, नींद आपकी पूरी तरह से पूरी नहीं हो रही है, शायद आपका इंग्रेडिएंट्स गलत है, शायद वो ऑर्गेनिक नहीं है, शायद उसमें कोई एलर्जेंस है या फूड इंटॉलरेंस हो रहा है। ये सारी चीज़ें आप जड़ तक जाके उसको रिजॉल्व कर सकते हो। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने हेल्थ का जो एक फूड जर्नल रखें या एक जर्नल रखें कि आपने क्या खाना खाया, क्या सिम्टम्स एक्सपीरियंस हुआ आपको। 14 दिन से ज़्यादा अगर ये बढ़ गए तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। सो मतलब अगर 14 दिन से ज़्यादा बढ़ गया तो डॉक्टर के पास जाना है। बट इन केस अगर कोई नहीं जाना चाहता डॉक्टर के पास और वो चाहता है कि होम रेमेडीज़ से ठीक हो जाए, आयुर्वेदा की हेल्प से ठीक हो जाए, तो आयुर्वेदा क्या कहता है कि ब्लोटिंग, एसिडिटी, इन सब चीज़ों से कैसे छुटकारा मिलेगा? देखिए, आयुर्वेदा जो है ना सिर्फ किचन में नहीं बनता है, आयुर्वेदा के भी डॉक्टर्स होते हैं। तो अगर आपको 14 दिन से ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। घर पे बैठ के खुद का इलाज करने की कोशिश ना करें। ओके, दैट्स रूल नंबर 1। 14 दिन से ज़्यादा अगर प्रॉब्लम हुई, अगर एक आध दिन की प्रॉब्लम है तो आप ये सारे सोल्यूशंस यूज़ कर सकते हो। पहली बात है कब्ज़। अगर आपको बहुत ज़्यादा कब्ज़ हो रहा है तो आप एक गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच घी डाल के सुबह उसका सेवन करें और रात को सोते वक्त उसका सेवन वापस करें, या दूध में घी डाल के सेवन करें रात को। इससे कब्ज़ की प्रॉब्लम 5 से 10 दिन में पूरा चला जाएगा, क्योंकि ये माइनर सिम्टम है, छोटा सा प्रॉब्लम है। दूसरी बात, ब्लोटिंग अगर आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप जीरा, सौंफ, अक्खा धनिया 2-2 चम्मच और फिर थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा इलायची 2 लीटर पानी में डाल के अच्छे से उबाल के उसको छान के पूरा दिन उसका सेवन करें अगले 7 से 14 दिन तक। इससे ब्लोटिंग, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम कम हो जाएगी, बिकॉज ये जो स्पाइसेस मैंने आपको बताई ये कार्बोनेटिव है, इससे पेट की अग्नि, पेट के डाइजेस्टिव जूसेस बढ़ती है। फिर तीसरी बात है, अगर आपका मेटाबॉलिज्म वीक है, आपको लगता है बहुत स्लगिश है, बहुत वजन बढ़ रहा है, खाना पच नहीं रहा है, तो आप दालचीनी, लौंग, इलायची, अदरक, काली मिर्च और स्टार एनिस इसका सेवन करें। इसको गर्म पानी में उबाल के चाय बना के आप पीजिए। ये एक मसाला चाय हो गया है, पर इसमें चाय पत्ती नहीं है, दूध नहीं है। इसका सेवन आप 1 से 2 बार कर सकते हैं दिन में, खाना खाने के बाद, ना
नॉट ऑन एम्प्टी स्टमक, क्योंकि इससे जलन हो सकती है, बर्निंग सेंसेशन हो सकती है। इससे क्या होता है, आपका मेटाबॉलिक फायर, आपकी जो ऊर्जा है बढ़ने लगती है, आपके डाइजेस्टिव फायर एक्टिव होने लगते हैं, इससे वजन घटेगा और खाना अच्छे से पचेगा। ये छोटी मोटी चीजें जो आप घर पे कर सकते हो अगर आपको एक आध दिन की प्रॉब्लम है। लेकिन अगर 14 दिन से ज्यादा आपको लगातार प्रॉब्लम फेस हो रही है तो तुरंत आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास बैठ के अच्छे से समझिए। और आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जब आप बैठे तो 2 चीजों का ध्यान रखें, केवल मेडिसिन लेके घर ना आए। पहले समझिए कि आपके डाइट में कौन सी मिस्टेक्स थी, डाइट और न्यूट्रिशन को पहले करेक्ट करने की कोशिश करें। Medicine should be the next step or the last resort if you ask me, and surgery should be the next last resort. Medicine 15 या 30 दिन से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए कोई भी मेडिसिन। ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने। अगर आपको लॉन्ग टर्म सिम्टम्स डिजीजेज है जैसे पीसीओएस, पीसीओडी, इनफर्टिलिटी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, तो उसमें 3 महीने का मेडिसिन दिया जाता है। फिर उसके बाद भी ब्रेक लेना ज़रूरी है ताकि आप एक तरीके से स्टॉक ले सके कि आपका हेल्थ कितना इम्प्रूव हुआ है। तो दोनों चीज़ों को अप्रोच करें, पहले न्यूट्रिशन पे जोर दीजिए, फिर दूसरी बात है मेडिसिन, एंड वो भी मेडिसिन एक लिमिटेड क्वांटिटी से लेते हैं एंड ओनली फ्रॉम ब्रांडेड गवर्नमेंट अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरर। डॉक्टर डिम्पल, आयुर्वेदा की मदद से अगर हम समझे कि भाई डेली रूटीन ये होना चाहिए, वो क्या होता है, क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, क्या कुछ हमको करना है, स्टेप बाय स्टेप तरीका क्या हो जिससे हम एक बहुत ही बेहतरीन और एक हेल्दी लाइफस्टाइल एंजॉय कर पाएं? दिनचर्या के बारे में हमने बात किया था कि कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए। ओके, सो ये छोटा सा प्रैक्टिस आप जरूर अप्लाई करें अपनी लाइफ में। ट्राई टू वेक अप 45 मिनट्स बिफोर सनराइज, सूर्योदय के पहले। ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते तो और भी अच्छा है, दैट इज 1 hour 48 मिनट्स बिफोर सनराइज। ओके, और ब्रह्म मुहूर्त सिर्फ 48 मिनट्स के लिए होता है, अगर आप वो कर सकते हो और भी अच्छा है। फिर अगर आप रात को 10 बजे तक सो सकते हैं तो ठीक है, अगर आपका लेट नाइट शिफ्ट है तो 11 बजे तक सो जाइए। दूसरी बात है, आप खाना ऑफिस में खाए, डिनर जो है स्पेशली, लंच और डिनर हमेशा ऑफिस में करें। 1 बजे लंच और 6 बजे डिनर, 6 घंटे का गैप होना चाहिए। फिर घर आके आप सिर्फ दूध पी के सो जाए। एंड तीसरी बात है, आप खाने के कॉम्बिनेशन पे फोकस करें। नंबर 1 इज, कोई भी गर्म चीज में हनी, शहद का सेवन ना करें। शहद जो है बहुत ही एक अब्यूज्ड प्रोडक्ट हो गया है, हर चीज़ में, टी और कॉफ़ी और कुकीज़, केक्स में आजकल हनी डालने लगे लोग। लोगों को लगता है कि ये ज़्यादा हेल्थी है। इट्स द एग्जैक्ट ऑपोजिट। शहद जो है गर्म होने के बाद टॉक्सिक बन जाता है, उसमें एक केमिकल निकलने लगता है हाइड्रोक्सीमेथाइल फुफुराल करके, HMF, जिससे रैट्स में पैरालिसिस होने लगते हैं और हनी बीज में, मधुमक्खियों में 100% डेथ हो सकती है। ओके, तो शहद को गर्म ना करें। आप चाय कॉफी पी रहे हो तो उसमें शहद ना डालें, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, अगर आप फल का सेवन कर रहे हो तो उसको अकेले खाएं। फल को दूध के साथ, दही के साथ या कोई भी वेजिटेबल्स के साथ या अनाज के साथ मिक्स ना करें, क्योंकि दूध और दही के साथ फ्रूट्स रिएक्ट करके वो टॉक्सिक बन जाता है, आगे जाके स्किन डिजीजेस कर सकता है। फ्रूट्स जो वेजिटेबल्स और ग्रेन्स के साथ मिक्स करते तो इंडाइजेशन, गैस्ट्रिक पेरोसिस यानी डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग भी हो सकता है। और तीसरी बात है सब्जी। आप रॉ सैलड्स के पीछे दीवाने ना बने, ये जो है एक वेस्टर्न कल्चर है, ये इंडियन कल्चर बिल्कुल नहीं है। सब्जियों को हमेशा धो के पका के खाना चाहिए। सब्जियों में कई तरह के बैक्टीरियाज होते हैं, कई तरह के अनहेल्थी बैक्टीरियाज, वायरस या टेपवर्म एग्स भी हो सकते हैं जो शरीर के अंदर घुसने के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो सब्जियों को हमेशा पका के खाएं। केवल 2 सब्जी ऐसी है जो उसको कच्चा खा सकते हैं, वो है एक गाजर एंड दूसरी है खीरा। एंड खीरा टेक्निकली एक फ्रूट है, एक फल है। तो गाजर और खीरा के अलावा और किसी सब्जी को कच्चा नहीं खाना चाहिए। टमाटर को भी ज़्यादा से ज़्यादा पका के खाना चाहिए, क्योंकि उसमें लाइकोपीन करके केमिकल निकलता है जिससे हमारे शरीर में कैंसर फाइट करने की प्रॉपर्टीज बढ़ती है। तो टमाटर पका हुआ ज़्यादा हेल्थी है वर्सेस कच्चा टमाटर। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। चौथी चीज़ है ग्रेन्स, पल्सेस, लेग्यूम्स, लेंटिल्स, नट्स एंड सीड्स। जब भी आप खाओ तो भिगो के खाओ, ना कि उसको जल्दी प्रेशर कुक करके। हमेशा भिगो के पका के खाना चाहिए। और प्रेशर कुकर अगर आप अवॉइड कर सकते हो तो और भी अच्छी बात है, बिकॉज दाल में जो यूरिक एसिड, फाइटिक एसिड है वो वापस दाल में चला जाता है। अगर आप उसको खुले बर्तन में पकाएंगे तो ऊपर से उसका झाग निकाल सकते हो। वो झाग जो यूरिक एसिड और फाइटिक एसिड होता है, केमिकल्स होता है, पेस्टिसाइड्स होता है। और 5वीं चीज़ है, मांस मच्छी का सेवन आप जितना कम करेंगे उतनी लंबी आपकी आयुष होगी। ओके, रिमेंबर दिस। जापान में, स्पेन में, इटली में, इंडिया में, जहाँ पे भी ब्लू जोन्स है, वहाँ की एक ही सीक्रेट है, नंबर 1 सीक्रेट इज प्लांट्स लैंड। और इस बात को लेके हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड ने भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया, बहुत ज़्यादा रिसर्च भी किया कि जितना हम प्लांट बेस्ड डाइट खाएंगे उतना हमारा डाइटरी फाइबर बढ़ेगा शरीर में, उतना हमारा गट माइक्रोबियम, जो हमारे पेट में जो अच्छी बैक्टीरिया, कीटाणु होते हैं वो बढ़ेंगे, जिससे हमारा स्वास्थ्य
अच्छा रहेगा, आयुष बढ़ेगा। लेकिन मांस मच्छी का सेवन करने की वजह से द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, स्ट्रोक, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ इश्यूज, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ये सब बढ़ता है। तो आप इनका सेवन कम करें। 95% प्लांट स्लांट की एक ऑब्जेक्टिव या गोल रखें कि 95% हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अनाज का सेवन करेंगे। सो डॉक्टर, यू मीन टू से कि जो वेजिटेरियन वाली डाइट है उससे गट हेल्थ ज़्यादा बेहतर होती है? यस, एब्सोल्युटली। इनफैक्ट मैं अभी रिसेंटली एक स्टैनफोर्ड का कोर्स कर रही थी गट माइक्रोबियम के बारे में, और उन्होंने बहुत रिसर्च किया गट माइक्रोबियम। उन्होंने 2 कंपैरिजंस लिया, एक है वीगन और वेजिटेरियन ग्रुप और एक है नॉन वेजिटेरियन ग्रुप। दोनों में यही फर्क लगा उनको। द वेजिटेरियंस हैड अ डिफरेंट गट माइक्रोबियम। उनके पेट में जो बैक्टीरिया है वो अलग तरीके के थे। जो ओमनिवोर्स या नॉन वेजिटेरियन थे उनके पेट के बैक्टीरिया अलग थे। नॉन वेजिटेरियंस के पेट के जो बैक्टीरिया थे वो रेड मीट के बैक्टीरिया को या मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करके TMAO करके एक मॉलिक्यूल बनाता है, जिससे हार्ट अटैक, स्ट्रोक की रिस्क बढ़ती है। ओके, वीगन्स और वेजिटेरियंस के डाइटरी फाइबर की वजह से, क्योंकि उनके खाने में डाइटरी फाइबर, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ज्यादा होते, उनके गट माइक्रोब ज्यादा डाइवर्स था और उनका इम्यूनिटी बेटर था और उनका रिस्क ऑफ हार्ट अटैक और स्ट्रोक भी कम था। ओके, जो लोग नॉन वेज या रेड मीट, प्रोसेस मीट, सी फूड, एग्स का सेवन ज्यादा कर रहे थे, उनको कब्ज की बीमारियां ज्यादा हो रही थी। कोलोरेक्टल कैंसर का रिस्क भी 27% हायर था। ओके, एंड कोलोरेक्टल कैंसर हैज बिकम वेरी कॉमन। वो तब होता है जब आपके शरीर में प्रोटीन का इंटेक बहुत ज्यादा होने की वजह से द प्रोटीन रीचेस द कोलन इन एन अनडाइजेस्टेड फॉर्म। बिना पचे अगर वो कोलन में एंटर कर देता है तो वहां पे कैंसर सेल्स बनाने लगता है। तो कोलोरेक्टल कैंसर का रिस्क बढ़ गया बीफ कंजम्पशन की वजह से, रेड मीट, प्रोसेस मीट कंजम्पशन की वजह से। और अगर अनकुक्ड मीट है तो उससे इकोलाई, साल्मोनेला, ओके, एंड काफ़ी सारे टेपवर्म्स आपके शरीर में आने लगते हैं। स्पेशली पोर्क, वो बहुत ही दूषित खाना माना जाता है। ओके, सो वेजिटेरियंस, वीगन्स को अगर आप कंपेयर करेंगे नॉन वेजिटेरियंस के साथ, तो इनकी जो आयु है और आयु शक्ति जो है वो ज़्यादा अच्छी है। एंड दैट्स व्हाट हैज़ बीन प्रूवन इवन इन द जापानीज ब्लू zones। 95% प्लांट स्लांट, उनके खाने में नॉनवेज तो करीबन 2% था, और 3% वो सी फूड, लाइक सी मॉस, सी वीड, जिसमें काफ़ी सारे विटामिन और मिनरल्स थे, और वो तो वेजिटेरियंस भी आराम से खा सकते हैं। बट डॉक्टर, हमें हमारी गट हेल्थ तो अच्छी हो जाएगी वेजिटेरियन खाने से, बट ये कहा जाता है कि अगर आप नॉनवेज नहीं लेते हैं तो कुछ सर्टेन प्रोटीन्स और कुछ चीज़ें हैं जो आप अपनी बॉडी में लैक करेंगे। सो उसका क्या ऑप्शन है? क्योंकि अगर हम गट हेल्थ को अच्छा बनाना है तो वेजिटेरियन चुनना है, लेकिन जो कमी शरीर में हो रही है उसको कैसे ठीक करेंगे? उसका क्या ऑप्शन है? अगेन, ये एक बहुत बड़ी मिथ है कि हमारे शरीर में कमी होती है। सो पीपल आर टॉकिंग अबाउट अमीनो एसिड्स एंड ओमेगा 3, आपको नॉनवेज से मिलेगा, वो आपके वेजिटेरियन फूड से भी मिलता है। आपको ओमेगा 3 गुड फैटी एसिड्स आपके सीड से भी मिलता है। पंपकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, सब्जा सीड्स, सेसमे सीड्स, चिया सीड्स, इन सब में आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी मिलता है। आपको जो अमीनो एसिड चाहिए, द कंप्लीट प्रोफाइल ऑफ अमीनो एसिड्स, अगर आप राजमा चावल हफ्ते में 1-2 बार खा लेंगे तो उसमें कंप्लीट अमीनो एसिड का प्रोफाइल है। वेजिटेरियन फूड अगर आप सही कॉम्बिनेशन में खाएंगे, केवल चावल दाल ना खाए, चावल दाल या राजमा के साथ खाएंगे तो आपको ज्यादा रिजल्ट्स मिलेगा। ठीक है, आप राजमा रोज नहीं खा सकते, हफ्ते में 2 बार तो खा ही सकते हैं आप। छोला है, सत्तू है, इट्स अ ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन, एंड इनफैक्ट प्लांट बेस्ड प्रोटीन इज ईजियर टू डाइजेस्ट। नॉनवेज में सिर्फ एक चीज है, एक तो टेक्सचर, जिसकी वजह से लोगों को एडिक्शन होता है। तो आपको सोया, टोफू, एडेमामे में भी मिलता है, लेकिन उसका भी सेवन आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें भी फाइटोएस्ट्रोजेंस होते हैं। तो टोफू आप चिकपीस के साथ, चना के साथ भी आप बना सकते हैं, इसको बर्मिस टोफू कहते हैं। एंड प्रोटीन आपको 300 वैरायटीज लेंटिल्स और दाल्स है इंडिया में ही, 300 वैरायटी दाल्स है इंडिया में ही। लेंटिल्स, बीन्स, पल्सेस, लेग्यूम्स, नट्स, सीड्स, इन सब में प्रोटीन बहुत अच्छा मिलता है। ये बहुत आसानी से पचता है। आपके जो फल है ना, शरीर में 3 घंटे में पच जाता है। ओके, 1 hour in the stomach, 1 hour in the small intestine, 1 hour in the large intestine. आपका जो सब्जी है, वेजिटेबल्स है, वो शरीर में 6 घंटे के अंदर पच जाता है। आपका जो प्रोटीन है, जो लेंटिल्स, लेग्यूम्स, ग्रेन्स वगैरह, चावल और अनाज वगैरह है, वो शरीर में 18 घंटे के अंदर पच जाता है। एंड जो आपका मीट और सी फूड है, उसको पचाने में करीबन 48 to 72 आवर्स लगता है। ये रिसर्च में भी बताया गया है। There was an Harvard research that said that seafood takes 48 hours, and meat also takes that long. वो आपके शरीर में 3 दिन तक फंसा हुआ रहता है, वो सड़ने लगता है, फिर वो बीमारियां भी क्रिएट करती है। जब आपको पता है कि इससे 27% रिस्क ऑफ कैंसर गोज अप,
कोलोरेक्टल कैंसर स्पेशली, तो आप इसका सेवन करके यू नो दैट 1 out of 4 meals is going to increase your risk of cancer. तो इसको छोड़कर अगर आप प्लांट बेस्ड फूड्स को एक बैलेंस तरीके से आप सेवन करेंगे तो आपको कोई भी तरीके का डेफिशिएंसीज नहीं हो सकता है. एंड मेक श्योर टू गेट सन एक्सपोजर. 20 मिनट आपको धूप में तो बैठना ही है रोज. सो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे वीडियोस आजकल हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहे हैं. वो बोल रहे हैं कि आप इस चीज़ को इसके साथ मत खाइए, उसको इसके साथ मत खाइए, टॉक्सिन है, ये है, वो है. सो आपके हिसाब से अगर डाइट है वेजिटेरियन, तो कौन कौन से ऐसे फूड कॉम्बिनेशंस है जो आपको बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए, अदरवाइज वो आपके गट हेल्थ के लिए तो बहुत ज़्यादा खराब है? इट्स कॉल्ड विरुद्ध आहार इन आयुर्वेदा. ये जो कह रहे हैं ना कुछ लोग सोशल मीडिया पे, ये सच ही कह रहे हैं. विरुद्ध आहार जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है आयुर्वेदा में. विरुद्ध यानी रॉन्ग या कॉन्फ्लिक्टिंग, आहार यानी फूड. रॉन्ग और कॉन्फ्लिक्टिंग कॉम्बिनेशंस ऑफ फूड्स कैन क्रिएट डिजीजेस इन द बॉडी. अगर आप फल को दूध के साथ खाएंगे, इवन एप्पल मिल्क शेक, इवन बनाना मिल्क शेक, तो वो आपके शरीर को वीक करता है. एप्पल में सिट्रिक एसिड होता है, ओके, जो नींबू में पाया जाता है. नींबू में ज्यादा होता है, एप्पल में थोड़ा कम होता है. एप्पल में सिट्रिक एसिड है, मैलिक एसिड है, फ्यूमरिक एसिड है. ये एसिड जो है मिल्क प्रोटीन के साथ रिएक्ट करके मिल्क को कर्डल करने लगता है. अगर आप एप्पल मिल्क शेक बनाते हैं, आधे घंटे के बाद आकर आप उसको देखिए, वो किस तरीके से ब्लैक होने लगता है. उसका रंग बदल गया क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज कर रहा है. ऑक्सीडाइजेशन हैज गॉन अप. ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस विल गो अप इन योर बॉडी. इन्फ्लेमेशन विल गो अप इन योर बॉडी. फ्री रेडिकल्स विल गो अप इन योर बॉडी. और आपको लगता है कि आपने फ्रेश पी लिया तो पेट में कुछ नहीं हुआ, वो पेट में जाके कर्डल कर रहा है, जिसकी वजह से आगे जाके लीकी गट सिंड्रोम यानी होल्स इन योर गट और स्किन डिसऑर्डर, स्किन एलर्जीज हो सकते हैं, इम्यूनिटी वीक हो सकता है. तो द कॉम्बिनेशंस दैट यू शुड अवॉइड, नंबर 1 इज फ्रूट्स के साथ कभी भी दूध मिक्स नहीं करना चाहिए. फ्रूट्स और दूध आर इनकम्पैटिबल. दूध के साथ सिर्फ 2 फल मिक्स कर सकते हैं. एक है मैंगो, आम और दूध को मिक्स कर सकते हैं. दूसरी बात है एवोकाडो. एवोकाडो और दूध को भी आप मिक्स कर सकते हो. दूसरी चीज है फ्रूट्स को सब्जियों के साथ मिक्स ना करें. आजकल फ्रूट और वेजिटेबल सैलेड लोग खाने लगे हैं. दे थिंक इट्स हेल्थी, यू नो, बहुत फाइबर है. बट रिमेंबर, फ्रूट्स को पचाने में 3 घंटे लगते हैं शरीर में. 1 घंटा स्टमक, 1 घंटा यू नो स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल अंतड़िया, और बिग इंटेस्टाइन 1 घंटा. वेजिटेबल्स को ज्यादा वक्त लगते हैं क्योंकि उसमें डाइटरी फाइबर होता है. उसको पचाने में थोड़ी और मेहनत लगती है. जब आप दोनों को साथ में मिक्स करके खाते हो, देन द डाइजेस्टेड फ्रूट पुशेस द अनडाइजेस्टेड वेजिटेबल्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. फिर उसे ब्लोटिंग गैस होने लगता है. या द अनडाइजेस्टेड वेजिटेबल फ्रूट को पेट में ही रख देता है ज्यादा वक्त. तो फ्रूट क्या है, स्टमक एसिड्स के साथ और ज्यादा रिएक्ट करके स्टमक एसिड्स बनाने लगता है, एसिडिटी करने लगता है, बर्निंग सेंसेशन करने लगता है. तो इन चीजों का ध्यान रखें. तीसरी चीज है फल और अनाज को मिक्स नहीं करना चाहिए. आजकल लोग ओट मील के ऊपर फ्रूट को अच्छे से सजा के खाते हैं. उससे क्या आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लगिश हो जाता है, लेजी हो जाता है, क्योंकि वो एकदम स्लर्पी, एकदम गीला स्टफ पेट में आ जाता है. फ्रूट एसिड्स को डाइजेस्ट करने के लिए अलग प्रक्रिया है. ओट मील को डाइजेस्ट करने के लिए अलग डाइजेस्टिव जूसेस चाहिए. दोनों मिक्स हो गया तो आपका पेट कंफ्यूज हो जाता है, उससे आपका एनर्जी लेवल स्लो होता है. स्मूदीज लोग बहुत पीने लगे आजकल. स्मूदीज बहुत ही गलत चीज़ है, जिसमें आप दूध और दही और फ्रूट्स, थोड़ा वेजिटेबल सब मिक्स करके आप बना रहे हो. सब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके आपके पेट को और भी स्लगिश करने लगता है, वीक करने लगता है. जैसे पुराने ज़माने में हम खाना खाते थे, रोटी अलग से बनती थी, सब्जी अलग से बनती थी, दाल और चावल सबको अलग तरीके से पका के फिर उसको साथ में शदरस भोजन बनाते थे, जिसमें हर 6 स्वाद का भोजन प्रक्रिया होती थी. थोड़ा सा अचार भी होता था, थोड़ा सा पापड़ भी होता था, थोड़ा पका हुआ सैलड या उबला हुआ सैलड भी होता था. कच्ची सब्जियां और पका हुआ आहार दोनों साथ में नहीं खाना चाहिए. अगर आप कच्ची सब्जी खा रहे हो, समझो गाजर और खीरा, तो आप पहले खाइए, फिर आधा घंटे बाद कुक्ड मील का सेवन करें. ये छोटी मोटी रूल्स है, इसको आप फॉलो करिए. और एक चीज़ है, हम हनी, शहद और घी को इक्वल मात्रा में मिक्स नहीं कर सकते हैं. पंचामृत बनता है मंदिर में, पंचामृत एक प्रसाद की तरह होता है, हम सिर्फ थोड़ा सा खाते हैं. लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा घर में 1 चम्मच हनी और 1 चम्मच घी मिक्स करके खाएंगे, उससे भी फूड पॉइजनिंग हो सकता है. पेट में अलग तरीके से एसिड्स बनने लगते हैं, बिकॉज घी एंड हनी आर इनकम्पैटिबल. सो यू हैव टू रिमेंबर दीज बेसिक विरुद्धाहार कॉम्बिनेशंस. इट विल मेक श्योर दैट यू नेवर गेट सिक. आई थिंक जो लोग इस तरह की चीज़ें कर रहे थे, जो सेवन कर रहे थे इन चीज़ों का, अब उन्हें पता चल गया कि नहीं, अब नहीं करना ये सब चीज़ें. बट जब हम गट हेल्थ की बात करते हैं ना डॉक्टर, तो जो एक्सक्रीटा है, जो स्टूल पास करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. कई लोग होते हैं जिनसे आप बातचीत करेंगे तो बोलेंगे कि अरे यार, मैंने सिगरेट नहीं लिया, मैंने चाय नहीं ली, मैंने कॉफ़ी नहीं ली सुबह, इसलिए मेरा प्रेशर नहीं आया.
तो इसका क्या रिलेशन है, मतलब ये सिर्फ मेंटल चीजें हैं या फिर सच में कुछ आपके गट पर कुछ वो प्रभाव डालता है? सी कब्ज इसलिए होता है, मल्टीपल फैक्टर्स। नंबर 1, आपने पानी नहीं पिया पूरा दिन 2 से 3 लीटर तक। दूसरी चीज़ है, आपके डाइट में डाइटरी फाइबर नहीं था। फाइबर जो है, इट्स क्रिएट्स मूवमेंट, इट एड्स वॉल्यूम टू द वेस्ट एंड इट अलाउस द वेस्ट टू कम आउट। अगर आपने वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का सेवन नहीं किया तो आपका जो खाना है, रोटी और चावल और दाल, वो पेट में ऐसे ही फंसा हुआ पड़ा रहेगा। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाने की वजह से वो मूवमेंट होता है, प्रेशर आता है नेचुरल। तीसरी चीज़ है, कब्ज इसलिए भी होता है क्योंकि आप लेट उठते हैं, ओके, और आपको गलत हैबिट्स की आदत पड़ गई है, जैसे स्मोकिंग या ड्रिंकिंग, जिससे भी आपका कोलन ड्राई होने लगता है, ओके। फिर उसके बाद आपको कॉफ़ी पीनी पड़ रही है टू क्रिएट दैट प्रेशर, विच इज़ वेरी रॉन्ग, बिकॉज कॉफ़ी जो है प्रेशर क्रिएट करता है, बट इट ऑल्सो ड्राइज अप द इंटेस्टाइन्स एंड कोलन फ्रॉम इनसाइड। आपको वो टेम्पररी रिजल्ट देता है, लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट देता है, जो है लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिपेशन, अंदर की अंतड़ियाँ सूखने लगती है। कॉफ़ी हैज़ अ वेरी ड्राइंग इफेक्ट एंड कॉफ़ी इज़ वेरी एसिडिक, तो आपको तुरंत स्विच ऑन कर देता है, तुरंत आपके बॉडी के कोर्टिसोल लेवल्स को इंक्रीज कर देता है, आपका एनर्जी लेवल्स इंप्रूव हो जाता है और आप दौड़ने लगते हो, जैसे कि आपके पीछे कुछ जानवर पीछे पड़ा है। पुराने ज़माने में व्हेन वी वर केव पीपल, तब हमारा कोर्टिसोल लेवल तभी बढ़ता था जब पीछे कोई जानवर आ गया, तब तक हम शांत रहते थे। लेकिन आज तो पूरा दिन हमारा कोर्टिसोल लेवल हाई हो रहा है, स्ट्रेस की वजह से भी हमारा कोलन फंक्शन नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए हम लोगों को गलत चीज़ों की आदत पड़ गई टू क्रिएट मोशन। कायम चूरन खाना, इसबगोल खाना, सिगरेट स्मोकिंग करना, कॉफ़ी पीना, ये सारी चीज़ें गलत है। आपको रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम को एड्रेस करना है। डाइटरी इनटेक, विच इज़ योर फाइबर, सेकेंड इज लिक्विड हाइड्रेशन, and third is no stress, and number 4 is no late night meals, number 5 is deep sleep. डॉक्टर, जब हम कब्ज़ की बात कर रहे हैं तो एक चीज़ पर बात करना बहुत ज़रूरी है, वो है जो आपका जो स्टूल पास करने का टाइमिंग है वो, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस अभी सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे हैं, हमने भी वो बहुत सारी चीज़ें देखी। उसमें ये कहा जा रहा है कि जो आपका पूप है ट्वाइस और थ्राइस अ डे इज़ नॉर्मल हेल्दी, बट हमें तो बचपन से ये बताया गया, ये समझाया गया है कि आपने सुबह सुबह एक बार अच्छे से फ्रेश हो गए मतलब इट्स गुड। Yes. So क्या रिलेशन है, क्या सच है, किस पर यकीन करना है? Not everybody can go to the bathroom 2 to 3 times a day. Okay. Now, back in the day, योगी, रोगी और भोगी को लेके बात करते थे. A yogi is someone who is able to eliminate waste 3 times a day. Okay. But a yogi eats only 1 meal a day. वो दिन में सिर्फ एक भोजन का सेवन करता है, तो वो एक ही बार बाथरूम जाता है। हम दिन में 3 बार सेवन करते हैं, इसलिए हमें कहा गया कि 3 बार आप पेट साफ करो, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे डाइट में उतना फाइबर है नहीं। तो अगर आप सुबह उठकर एक बार भी वॉशरूम चले गए, अच्छे से कंप्लीट इवैक्यूएशन ऑफ वेस्ट हो गया है, तो वो भी काफ़ी है। अगर आप 2 बार गए तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप बार बार जा रहे हो वो भी गलत है। इट्स कॉल्ड इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और इरिटेबल बाउल डिसऑर्डर या डायरिया सिम्टम्स, जिसको फूड इंटॉलरेंस की वजह से ट्रिगर होता है। आप बार बार गलत खाना खा रहे हो और आपकी बॉडी में इरिटेशन हो रहा है, देयर इज अ बिट ऑफ अ ट्रिगर इन योर इंटेस्टाइन्स एंड कोलन, इसलिए आपको बार बार बाथरूम भागने की जरूरत पड़ रही है, वो भी गलत है। उससे मैल न्यूट्रिशन हो सकता है, स्पैस्टिक कोलन हो सकता है, मैल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम हो सकता है, जिसमें आपका बॉडी न्यूट्रिशन को अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा। आप खाना खा रहे हो, तुरंत वॉशरूम जा रहे हो, फिर वो हाफ डाइजेस्टेड फूड इंटेस्टाइन्स में से मूव करके अंदर स्क्रैचेस, इंटरनल फिशर्स, इंटरनल ब्लीडिंग भी कर सकता है, हेमोरॉइड्स भी कर सकता है। So that is also unhealthy. So don't fall for all the information that you read on the internet. A yogi who does a lot of yoga and does a lot of disciplined lifestyle, okay, can eat 3 meals a day and go to the bathroom 3 times a day. But a yogi eats only once a day and goes to the bathroom once a day. अगर आपके डाइट में इतना फाइबर है तो आप भी नेचुरली 2 से 3 बार जा सकते हैं, लेकिन हमारे डाइट में इतना फाइबर है ही नहीं, हम इतनी सब्जियां और फ्रूट्स का सेवन करते ही नहीं, तो इसलिए अगर आप एक बार भी अच्छे से पेट साफ कर ले तो वो भी काफ़ी है। डॉक्टर, पेट साफ करने के बाद में मुझे एक और चीज़ याद आ गई। कई बार क्या होता है कि जब हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं तो हमें पी के लिए जाना, मतलब हमें फील होता है कि वी नीड टू पी, या फिर कई बार हमें पूप के लिए भी फील होता है, बट हम उसे अवॉइड कर देते हैं क्योंकि बहुत सारी दूसरी चीज़ें रहती हैं। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है? एक बार 2 बार तो ठीक है, बट जो बार बार हम ऐसा करते हैं, हर दिन करते हैं, उसका क्या इफेक्ट है? That means your digestive organs and your detoxifying organs are sluggish, weak, exhausted, fatigued, या उसमें कोई तरीके का
टॉक्सिन्स इकट्ठा हो गया है, हैवी मेटल्स इकट्ठा हो गया, आपका बॉडी बहुत तकलीफ से, बहुत मजबूरी से बार बार जाने की कोशिश कर रहा है उसको निकालने के लिए। तो इस वक्त आप पंचकर्मा ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या आयुर्वेदिक डॉक्टर को मिलकर मेडिसिन और डाइट ले सकते हैं, या मोनो डाइटिंग कर सकते हैं, यानी अगले 7 दिन तक आप सिर्फ खिचड़ी का सेवन करें जब तक आपका पेट अच्छे से साफ होके वो जो अंदर फंसा हुआ कचरा बाहर ना आ जाए, तब तक आप मोनो डाइटिंग करें। जब पेट अच्छे से साफ होके अंदर के सारे टॉक्सिन्स निकल जाए, फिर उसके बाद आपका बाउल मूवमेंट्स अपने आप नॉर्मल हो जाता है। लेकिन आप बार बार अगर आप जा रहे हो, देन दैट मीन्स इट्स कॉलिंग फॉर अटेंशन। योर डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन्स नीड योर अटेंशन। डॉक्टर, हम लोगों के घर में जो फ्रिज आ गया है, तो जो भी चीज़ बचती है, कुछ हाफ हमारा वेजिटेबल कटा हुआ बच गया है, या फिर जो रात का खाना बच गया है, कुछ भी हो, हम सब कुछ फ्रिज में रख देते हैं। हमें लगता है कि ठीक है, अगले दिन उसको यूज़ कर लेंगे और खा लेंगे गर्म करके, या जैसे भी खा लेंगे। लेकिन आपने शायद अपने वीडियोस में कई बार मेंशन किया है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए फ्रिज में रखने से। तो वो चीज़ें क्या है, एक बार हमारे ऑडियंस को बता दीजिए, और उसका इफेक्ट क्या होता है वो भी प्लीज एक बार मेंशन कर दीजिए। ये चीज़ है ना बहुत ही वायरल हो गया था, बिकॉज काफ़ी सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। कुछ सब्जियां ऐसी है जो फ्रिज में नहीं रखते हैं। नंबर 1 इज टोमेटोज। टोमेटोज को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, बिकॉज उसमें सीड्स होता है, वो अपने आप राइप होने लगता है। तो टोमेटोज को अक्सर हम बाहर ही रखते हैं। ओके, एंड इट्स टेक्निकली अ फ्रूट, तो उसको फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं, उसको अच्छे से पकने दीजिए, जैसे ही वो पक जाए उसको खाने में इस्तेमाल करें। दूसरी चीज़ है पेपर्स, यानी कैप्सिकम, अंग्रेजी मिर्च कहते हैं, उसको भी फ्रिज में ना रखें, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा सीड्स होते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी एक्टिव। इट्स बेस्ट टू कीप इट आउटसाइड। तीसरी चीज़ है अवोकाडो। अवोकाडो में भी एक बहुत बड़ा सीड होता है, वो धीरे धीरे पकता रहता है, उसको बाहर ही रखें। जब वो पूरी तरीके से पक जाए तभी उसको आप गुआकामोल या कोई सॉस बनाने में इस्तेमाल करें, फ्रिज में ना रखें। अगर आधा बच गया तो आप उसको अच्छे से ढक देके सीड के साथ फ्रिज में रखें आधा या एक दिन, फिर उसके बाद तुरंत इस्तेमाल करें। चौथी चीज़ है आलू, प्याज और लहसुन। इसको फ्रिज में कभी नहीं रखते हैं। प्याज और लहसुन जो है, इट इज़ एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू मॉइस्चर। फ्रिज में मॉइस्चर और ठंडा रहता है। आलू, प्याज, लहसुन जो है, दे ग्रो इन अ डार्क एनवायरनमेंट अंडर द ग्राउंड। ओके, वो एक तरीके से सूखा एनवायरनमेंट भी होता है। व्हेन दे कम आउट ऑल्सो, व्हेन दे आर अपरूटेड, यू मस्ट स्टोर देम इन अ डार्क, कूल, ड्राई प्लेस, जहाँ पे अंधेरा हो, जहाँ पे थोड़ा सा कूलनेस हो, ज़्यादा गर्मी ना हो, ज़्यादा ठंडा भी ना हो, एंड जहाँ पे थोड़ा ड्राइनेस हो, यानी वहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम आलू, प्याज, लहसुन को 3 अलग बास्केट्स में डाल के, आलू को अलग बास्केट, प्याज और लहसुन को अलग बास्केट में डाल के हम एक ड्राई डार्क कॉर्नर में रखते थे। फ्रिज में अगर आप ये रखेंगे, देन द अनियन स्टार्ट्स अब्सॉर्बिंग मॉइस्चर and it starts creating mold. The mold in initial stages releases a toxin called mycotoxins, जिसकी वजह से डायरिया, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन, ये सारी सिम्टम्स होने लगती है, IBS। फिर एडवांस स्टेज में ये जो मोल्ड है ब्लैक ग्रीन हो सकता है, इनिशियल स्टेज में व्हाइट कलर का होता है, हमारे आंखों को दिखता नहीं है। एडवांस स्टेज में ये एफ्लोटॉक्सिन जैसे टॉक्सिन्स को फैलाने लगता है। उसका सेवन करने से किडनी कैंसर, लिवर डैमेज, किडनी डैमेज भी हो सकता है। माइकोटॉक्सिन्स, एफ्लोटॉक्सिन्स को लेके WHO ने भी बहुत ज़्यादा प्रसार किया है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया कि इसको लेके आपको बहुत केयरफुल रहना है। गार्लिक जो है बहुत जल्दी मोल्ड पकड़ता है। आपको लगता है कि ऊपर मोल्ड आया है सिर्फ ब्लैक कलर का, हम उसको ऐसे काट के डाल देंगे और बाकी सब अच्छा रहेगा, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। अगर थोड़ा भी मोल्ड आ गया उसको पूरा फेंकना पड़ेगा, बिकॉज दैट मोल्ड हैज स्पोर्स। Spores is deep roots which you can't see with your naked eye. तो मोल्ड यहाँ पे हो सकता है, लेकिन उसका रूट एकदम डीप अंदर है, वो पूरा सब्जी खाने लायक नहीं है। आलू, प्याज, लहसुन को फ्रिज में ना रखे, कैप्सिकम को फ्रिज में ना रखे, टमाटर को फ्रिज में ना रखे, एवोकाडो को भी फ्रिज में ना रखे। ये छोटी सी चीज़ें हैं, इसका ध्यान रखें। और फल को हमेशा फ्रिज के बाहर रखते हैं। एप्पल हो, एप्पल्स, बनाना, ऑरेंजेस, मौसम्बी, पपीता, सीताफल, चीकू, इन सबको फ्रिज के बाहर ही रखें। फ्रिज में कौन सी सब्जियां रखनी चाहिए आपको? जो पत्ती वाली सब्जियां, जिसको मॉइस्चर की ज़रूरत है, क्योंकि वो सूख जाती है बहुत जल्दी, जैसे पालक हुआ, धनिया पत्ती हुआ, करी पत्ता हुआ, मेथी हुआ, इन सबको फ्रिज में रख सकते हो। मटर को भी आप फ्रिज में रख सकते हो। भिंडी है, फ्रेंच बीन्स है, इनको आप फ्रिज में रख सकते हो। तो डॉक्टर, ये बात तो हुई सब्जियों की, फलों की। क्या कोई पर्टिकुलर फूड भी है ऐसा जो आपको नहीं रखना चाहिए? लाइक सपोज करिए कोई फ्राइड फूड है, या फिर कोई कच्चा फूड है, या दाल है, इस तरह की चीज़ें कुछ अवॉइड करनी चाहिए? मेन है चावल। जो चावल पक गया है अच्छे से,
उसको 1 घंटे से ज़्यादा हम बाहर भी नहीं रख सकते क्योंकि उसमें मोल्ड पैदा होने लगती है, फंगस होने लगता है। व्हाइट कलर का मोल्ड है जो आपको आंखों को दिखता नहीं है। दैट व्हाइट मोल्ड अगेन लीड्स टू माइकोटॉक्सिन्स, एफ्लोटॉक्सिन, जो आपके किडनी और लिवर को डैमेज करता है। ओके, मोल्ड शुड नेवर बी कंज्यूम्ड। चावल बनाने के बाद 1 घंटे के अंदर तुरंत आपको फ्रिज में रखना है, लेकिन आप फ्रिज में भी 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकते। राइस एंड पीनट्स आर द मोस्ट कॉमन फूड आइटम्स दैट कैचेस मोल्ड। इसमें सबसे ज़्यादा मोल्ड पैदा होता है। हम लोग अक्सर चावल बना के 3 दिन तक फ्रिज में रख देते हैं, फिर रोज़ उसका फ्राइड राइस बनाते हैं, सुशी बनाते हैं। इससे बहुत ज़्यादा फूड पॉइजनिंग के इंसिडेंट्स होते हैं। इसको फ्राइड राइस सिंड्रोम भी कहा गया है। हम जब बाहर फ्राइड राइस खाते हैं, बिरयानी पुलाव खाते हैं, अगले दिन पेट खराब हो जाता है क्योंकि उसको राइस को पहले ही बना के फ्रिज में रख के उसको ठंडा किया गया, फिर पुराना राइस को निकाल के वापस फ्राई किया गया है, ना कि गर्म राइस को। इसीलिए फ्राइड राइस सिंड्रोम की वजह से डायरिया सिम्टम्स होने लगते हैं। बिरयानी पुलाव आप जब भी बाहर खाते हो तो आपको तुरंत पेट खराब होता है अगले दिन सुबह। अगर आप खाना ही है घर में, फ्राइड राइस, बिरयानी पुलाव, सुशी, तो आप सुबह चावल बना के उसको ठंडा करके शाम तक उसका इस्तेमाल करते हैं। रात भर ना रखें। रात को अगर आपने चावल बनाया तो रात को आप रख के अगले दिन सुबह उसका चावल का पूरी या छौंका हुआ चावल बना सकते हो, लेकिन 12 घंटे से ज़्यादा ना रखें। दैट्स द मिनिमम रूल फॉर चावल। दाल अगर आपने ज़्यादा बना दी, तड़का देने के पहले ही आप दाल को अलग से निकाल दीजिए। आप फ्रिज में रख सकते हो। मेक श्योर उसमें थोड़ा सा पानी रहे ताकि उसमें वो फूलन का स्मेल ना आए। दैट इज़ फाइन। सब्जी आप बना के फ्रिज में अगर रख रहे हो तो उसको सेम डे आपको सेवन करना चाहिए। द प्रॉब्लम विद वेजिटेबल्स इज आप गरम सब्जी को फिर आप फ्रिज में रखते हो, उसको ठंडा करते हो, फिर वापस उसको गरम करते हो तो उसका तेल बहुत ज़्यादा छूटने लगता है। इससे वो खाना जो है सात्विक से लेकर तामसिक हो गया है, यानी वो बीमारियां क्रिएट कर सकती है। इनर्शिया, डलनेस, फटीग, स्लोनेस, एनर्जी लेवल्स को ड्रॉप कर देता है। तो द रूल इन योगा एंड आयुर्वेदा इज खाना बना के 3 घंटे के अंदर उसका सेवन करें। ठीक है, बिजी करियर्स है तो आप सुबह खाना बना के उसका पूरा दिन के अंदर इस्तेमाल करें, ना कि रात को रखें अगले दिन। डॉक्टर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके जो एक सेलेब लिस्ट है वो बहुत लंबी है जिसमें आपने बहुत सारे लोगों को आयुर्वेदा इंट्रोड्यूस किया है। तो आप क्या यहाँ पर बता सकते हैं उन्हें किस तरह का बेनिफिट हुआ, जो ड्रास्टिक चेंज जिसे आप कह सकते हैं, आप बता सकते हैं आप? See, both celebs and non-celeb clients, both are equally important to us. दोनों हमारे लिए बहुत ज़रूरी लोग हैं. Okay. Now, I'll give you some good stories, and I have a team of Ayurvedic doctors and nutritionists, therapists who work with me. मैं पिछले 7 साल से आयुर्वेदा को लेकर रिसर्च करती आ रही हूँ, एंड आई एम मोर एन आयुर्वेदिक एजुकेटर। जो रिसर्च मैंने किया उसको मैं आगे फैलाती हूँ। इस बात को लेकर मुझे एक ऑनरी डॉक्टरेट 2 इंस्टीट्यूट्स ने दिया था, इसीलिए ये डॉक्टरेट टाइटल लगा है। मैं अभी न्यूट्रिशन भी पढ़ रही हूँ हार्वर्ड के साथ, और स्टैनफोर्ड के साथ गट माइक्रोबियम पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आयुर्वेदा और मॉडर्न साइंस को दोनों को मिला के हम लोगों की सेवा करें। नाउ द सेलेब्स एंड द नॉन सेलेब क्लाइंट्स, बोथ ऑफ देम फेल्ट दीज इम्पैक्ट। नंबर 1 इज उनका गट जो पचान की शक्ति तुरंत बढ़ जाती है, डाइजेशन बढ़ जाता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, और वेट लॉस तो बहुत ही ईजी है। 7 और 8 दिन के अंदर उनको 5 किलो का वेट लॉस हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके शरीर में जो पचा हुआ या अनडाइजेस्टेड, सॉरी नॉट पचा हुआ, जो नहीं पचा है, अनडाइजेस्टेड फूड जो फंसा है वो बाहर निकलने लगता है पंचकर्मा ट्रीटमेंट में, आयुर्वेदिक डाइट से। तो उससे उनका शरीर अपने आप हल्का होने लगता है, डिजीजेस बाहर आने लगती है। तो वेट लॉस इज अ साइड बेनिफिट ऑफ आयुर्वेदिक डाइट एंड ट्रीटमेंट्स। इसके अलावा मैंने काफ़ी सारे पेशेंट्स को देखा है जिनको बहुत ही क्रॉनिक IBS के सिम्टम्स थे। 1 घंटे में 10 से 13 बार वो बाथरूम जाते थे, कभी रोड क्रॉस भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि पता नहीं कब उनको IBS का सिम्टम हो जाए। 2 साल घर से बाहर नहीं निकले, डिप्रेशन में चले गए। उनको हमने 15 दिन के अंदर आयुर्वेदिक मेडिसिन और डाइट दिया, सिर्फ ट्रीटमेंट भी शुरू नहीं किया था। उन्होंने 13 से 15 दिन के अंदर दुबई जाके अपनी बेटियों को सरप्राइज किया था, क्योंकि उनके IBS का सिम्टम रुक गया था और दिन में सिर्फ 1 या 2 बार वो वॉशरूम जा रहे थे। That was the amazing benefit they saw. And I've seen a lot of patients reverse diseases like psoriasis, eczema, rosacea, urticaria. ये तो बहुत ही जल्दी आसानी से आयुर्वेदा में क्योर हो जाता है। कब्ज की बीमारियां, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन, एसिडिटी, रिफ्लक्स, पेट को लेके जितनी बीमारियां, स्किन को लेके जितनी बीमारियां हैं, वो बहुत जल्दी से रिवर्स होने लगता है। फिर आपके जो ब्रेन रिलेटेड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, पार्किंसन, अल्जाइमर्स, इस पे भी असर पड़ता है। गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, PCOS, PCOD, हमारे बहुत पेशेंट्स हैं जो PCOS, PCOD को पूरी तरह से रिवर्स कर चुके। एक छोटा बच्चा भी था 13 साल का, उसने थायराइड को रिवर्स किया 1 साल के अंदर। 13 साल के बच्चे ने थायराइड को रिवर्स किया और उसका BMI नॉर्मल हो गया है। ही इज ऑफ मेडिसिन,
एंड वी ऑल्सो हैड मल्टीपल स्क्लेरोसिस के 3 पेशेंट्स जो चलने लगे हैं विदाउट फिजिकल सपोर्ट, क्योंकि उनके मसल्स वापस स्ट्रॉन्ग होने लगे थे, उनके नर्वस सिस्टम में फीलिंग्स आने लगे. तो देयर आर लॉट ऑफ मिरेकल्स वी हैव सीन इन आयुर्वेदा. जब हम जड़ से उसको बीमारी को एड्रेस करते हैं तो कोई भी बीमारी को हम आसानी से रिवर्स कर सकते हैं. थैंक यू सो मच डॉक्टर डिम्पल, आप हमसे जुड़ी और हमारे ऑडियंस के जितनी भी कंफ्यूजन थी, जो भी सवाल उनके मन में थे आयुर्वेदा को लेकर, लाइफस्टाइल को लेकर या फिर गट हेल्थ को लेकर, वो सब कुछ आपने बहुत सॉर्टेड तरीके से, बहुत इजी लैंग्वेज में समझा दिया. आई गेस अब उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अगर तब भी आपको कोई समस्या आती है या फिर आपको कुछ हमसे जानना है, पूछना है, तो यू कैन टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन. पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक हम पहुँचे और आपके हर सवाल का आंसर दे पाएँ. फिलहाल इस सेगमेंट में इतना ही. वी विल बी राइट बैक विद अनदर सेशन. तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत. कीप वॉचिंग NBT.